गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है आरजे और आज के सेशन में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एसएससी की जो नई वैकेंसी आई है। एसएससी आपके लिए इस बार वापस से बम्पर वैकेंसी लेके आया है। जो भी बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वापस से एक सुनहरा अवसर है। अगर किसी ने एसएससी सीजीएल में सही से परफॉर्म नहीं किया तो देखिए आपको लाइव दोबारा से वापस से मौका दे रही है। अगर आपकी फिजिकल एबिलिटी बिल्कुल ठीक है, आप फिजिकली फिट हैं, तो आपके लिए एक और नई वैकेंसी आई है। किसकी तरफ से? एसएससी की तरफ से। और एसएससी की तरफ से अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें तो इस बार आपके पास में सीपीओ की नई वैकेंसी आई है। सीपीओ में जो भी वैकेंसी आती है, अगर हम लोग उसकी बात करें तो वो पुलिस की यूनिफॉर्म वाली वैकेंसी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास भी पुलिस की यूनिफॉर्म हो तो उसके लिए हम लोग कह सकते हैं कि आप लोग जाएं तो कहाँ जाएं? सीपीओ में जाएं। अगर सीपीओ की बात करने की कोशिश करूं मैं आपसे, तो इस वैकेंसी में अभी जो लेटेस्ट आपके पास नोटिफिकेशन आया है उसकी हम लोग बात कर रहे हैं, तो एक बार देख लीजिए। उसका जो एग्जाम होगा वो कब होने वाला है? अक्टूबर में आपके पास में उसका एग्जाम आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद में अगर हम लोग और बात करें तो अगर देखिएगा अक्टूबर में अगर इसका एग्जाम होगा तो नॉर्मल सी बात है, आपकी पढ़ाई में अभी से जो सीजीएल की आप तैयारी कर रहे थे तो वही कंटिन्यूटी आपको आगे लेके जानी है। बीच में ब्रेक नहीं देना है कभी भी, ध्यान रखें इस चीज़ को। उसके बाद में डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस, अगर आप इसके लिए फॉर्म फिलअप करना चाह रहे हैं तो क्या इसके लिए डेट होने वाली है? तो देखिएगा 22/7/2023 से इसकी वैकेंसी का फॉर्म भरना स्टार्ट होगा और आपको कहाँ तक? 15/8/2023 की तक ये आपके पास लेकर रहेगा। अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो आपको जुलाई में ये वैकेंसी के लिए आपका फॉर्म भरना स्टार्ट होगा और ये कहाँ तक? अगस्त तक जाएगा। ठीक है, अगस्त तक आप इसके फॉर्म भर सकते हो। लास्ट डेट जो इसके पास आपके लिए बची रहेगी, लास्ट डेट अगर की इसकी मैं बात करूं तो अगस्त 15 आपके पास में इसके लिए अगर हम लोग देख रहे हैं तो रात के 11 बजे तक लास्ट आपके पास में है कि रात के आपके पास 11 बजे तक आप इसका फॉर्म भर पाओगे। लेकिन कभी भी ध्यान रखिएगा, लास्ट में फॉर्म फिलअप नहीं करना है, स्टार्टिंग में इसका फॉर्म फिलअप करें। क्योंकि बहुत सी बार ऐसा हुआ है, बहुत से केसेस में मैंने देखा है कि कुछ स्टूडेंट्स अपने फॉर्म भरने से रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो लास्ट में फॉर्म भरना फिलअप शुरू करते हैं। लास्ट में फॉर्म अगर वो भरना स्टार्ट करते हैं तो कभी कभी साइट का इश्यू हो जाता है, कभी साइट हैंग हो जाती है, कभी उस पर ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो जाता है कि आप अपना फॉर्म नहीं भर पाते। और ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए आप क्या कर सकते हो? आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि आप स्टार्टिंग में जब उसके लिए फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ है तो ही आप भर दें। तो जैसे कि अभी 22 की बात है तो आराम से 30 जुलाई तक आप इसका फॉर्म भर के फ्री हो जाना, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को टाइम दे पाओ इन चीज़ों से साइड होके। ठीक है, बात करें इसके बारे में थोड़ा सा और, तो आपके पास आप जानते हो कि आजकल सभी एग्जाम सीबीटी हो रहे हैं, तो कंप्यूटर बेस्ड होगा ये भी। ठीक है, तो आगे चलिए हम लोग इसमें क्या क्या और ख़ास बात हुई है इस बार। देखिएगा, सैलरी का पैकेज आप जानते हो बहुत अच्छा रहता है, बस ये थोड़ा सा इसमें कमी है कि ये नॉन गजेटेड होता है आपके पास में। ठीक है, नॉन गजेटेड होता है, या दैट मीन्स आपके जो सिग्नेचर होते हैं वो इतने पावरफुल नहीं होते हैं। जो गजेटेड ऑफिसर होते हैं उनके सिग्नेचर बहुत अधिक पावरफुल माने जाते हैं। ठीक है, बाकी आपके पास अगर आप देखोगे तो सैलरी बहुत हैंडसम सैलरी है। ठीक है, सैलरी का जो आपके पास लेवल है बहुत सही है। और सेम टू सेम अगर आप इसकी जॉब को ज्वाइन करते हो तो एसएससी सीजीएल की जो कमी है आपको यहाँ ये एग्ज़ाम आपको फील नहीं होने देगा। एग्जाम का पैटर्न भी बहुत अच्छा है। जो बच्चे इंग्लिश के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, जिनकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी होती है, तो मान के चलिए ये एग्जाम बना ही उनके लिए है। आप लोग तैयारी से अपनी स्टार्ट करें और इंग्लिश के ऊपर आपका इसका फोकस ज़्यादा होना चाहिए। अभी उसके बारे में हम लोग वापस बात करने वाले हैं। ठीक है, आइए देखिए थे इसके बारे में, इसकी वैकेंसी कितनी कितनी है अपने पास में, उसको अपन डिस्कशन कर लेते हैं। वैकेंसी की हम लोग बात करने की कोशिश करें तो इसकी टेंटेटिव वैकेंसीज के हम लोग देखें, देखो सब इंस्पेक्टर के लिए इसमें वैकेंसी निकल के आती है। दैट मीन्स हम लोग देखें तो एसआई के लिए आपके पास वैकेंसी होती है और इवन एएसआई के लिए भी आपके पास में वैकेंसी होती है। अब आप कहोगे सर एसआई क्या होता है, एएसआई क्या होता है? समझो उस बात को। अगर किसी के, आपने देखा होगा कोई पुलिस वाले होते हैं तो उनके कंधे पे अगर सिर्फ 2 स्टार बने हुए हैं तो समझिएगा वो कौन होगा? एसआई होगा। ठीक है, लेकिन जिनके कंधे पे सिर्फ एक सिंगल स्टार होता है वो आपके पास में कौन होंगे? एएसआई। ठीक है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, और ये क्या होते हैं? सब इंस्पेक्टर। तो आप कहोगे सर 3 स्टार पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो उसके लिए तो हम लोग एसएससी सीजीएल का ऑप्शन लेके चलते हैं, तो वो वहां से अगर हम लोग बात करें तो वहां से बनते हैं आप सीआई। सीआई दैट मीन्स
चीफ इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है, तो वो एक अलग क्राइटेरिया हो गया। बाकी यहाँ से आप प्रमोशन लेके वहाँ जा सकते हैं इजी वे में। चलिए इसमें हम थोड़ा सा और बात कर लें। सब इंस्पेक्टर ये आपके पास में अगर हम लोग देखें तो ये उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी सर्विस में रहे हैं, दैट मीन्स एक्स सर्विसमैन जो होते हैं उनके लिए आपके पास में है ये पुलिस मेल के लिए वैकेंसी निकली है और कितनी है ये 109। अब आप कहोगे सर सर्विस में एक सर्विसमैन कहाँ से, तो जो ऑलरेडी किसी फोर्स में काम कर रहे होंगे तो उनके लिए ये वैकेंसी है, तो ये एक अलग हो गया। अब देखते हैं कि इन जनरल कितनी वैकेंसी है। देखिएगा अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें यहाँ पर तो आपके पास में सब इंस्पेक्टर जीडी, ठीक है, ये सभी के लिए है। अगर इसके लिए हम लोग बात करने की कोशिश करें कि इसमें कितनी वैकेंसीज हमारे पास में टोटल अवेलेबल है, तो उसमें अगर आप देखोगे तो आपके पास ग्रैंड टोटल जो इसमें निकल के आ रहा है 1740, दैट मीन्स 1714 आपके पास में वैकेंसी निकल के आई हुई है। ऑल इंडिया है, पैन इंडिया हम लोग इसको कह सकते हैं। देखिए इस एक वर्ड यूज किया जाता है, एक टर्म यूज होती है पैन, पैन मीन होता है ऑल की हम लोग बात कर सकते हैं। तो ऑल इंडिया में हम लोग इसकी जब बात कर रहे हैं तो 1714 वैकेंसी इसमें निकल के आई है आपके पास में। अब इसमें फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम लोग देखें तो आदमी के लिए अलग होती है और फीमेल औरत के लिए अलग होती है, मेल फीमेल दोनों के लिए अलग अलग रहेंगी, ठीक है। देखिएगा इसमें और हम लोग बात करें रिजर्वेशन सभी के हिसाब से, जैसा सेंट्रल की वैकेंसीज में सभी में होता है वही 5 साल का सभी को, अगर आप देखोगे 5 साल 2 साल अलग अलग होता है। और इसमें देखिए सबसे पहले आपके पास कंडीशन क्या रखी गई वो देख लेते हैं हम लोग। आपके पास नेशनलिटी की बात करी है या फिर सिटीजनशिप की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें तो आपको कहाँ का, इंडिया का सिटीजन होना पड़ेगा या फिर नेपाल का हो तो भी चल जाएगा और इवन भूटान का हो तो भी चल जाएगा, बट इनके अलावा कहीं से होंगे तो वो नहीं चलेंगे। दैट मीन्स हम लोग सिर्फ यहीं तक की बात कर सकते हैं, इंडिया नेपाल और भूटान तक की ये चीज़ पॉसिबल है, ठीक है। एज लिमिट की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें इसमें कि एज लिमिट क्या रहेगा इसमें, तो आप देखिएगा द क्रूशियल डेट फॉर एज रिकॉग्निंग इज फिक्स्ड 1/8/2013 इन अकॉर्डिंग। देखिए ये कंसिडर करेंगे तो डेट को कहाँ से कंसिडर करने वाले हैं, ये 1 अगस्त 2023 के हिसाब से डेट को कंसिडर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब उसमें प्रोविजंस ऑफ DOP एंड TOM क्या 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 कहाँ पहुँचाइए, एड लिमिट फॉर द पोस्ट। अब इसमें पोस्ट के लिए जो लिमिट होती है वो अलग हो जाएगी, यानी कि आप केवल 20 साल से लेके जो 25 साल तक का इंसान है यहाँ पर SC ST वाले के पास में 5 साल का जो रिलैक्सेशन है वो इसमें एडअप हो जाएगा। अगर आप देखोगे तो एडअप इसमें 5 साल का रिलैक्सेशन आपके पास में अवेलेबल होगा, ठीक है। तो अगर आप देखते हो तो 5 ईयर्स उनको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो जो SC ST में कैंडिडेट अवेलेबल है तो उनके पास में जो क्राइटेरिया जाएगा वो 30 साल तक चला जाएगा, तो वो लोग 30 साल तक भी इसमें भर पाएंगे। EWS के लिए भी इसमें रिलैक्सेशन है, एक बार आप चेक कर लें, हम लोग देखते हैं उसमें क्या क्या आपके पास में हो पाएगा। देखिएगा रिलैक्सेशन के लिए नीचे एक इंडेक्स बना हुआ है, एक बार उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं क्या क्या है। हाँ देखिएगा अगर SC ST की हम लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो SC ST में आपके पास में जो रिलैक्सेशन मिला हुआ है वो आपके पास में मिला हुआ है 5 साल का, तो 25 साल लास्ट था। अब यहाँ पर 25 में 5 हो गया, दैट मीन्स ये 30 तक फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। अगर आप OBC से हैं तो भैया आप यहाँ पर देख सकते हैं चीज को, ठीक है। तो 25 और ये यहाँ पर कितना हो गया 28, तो ऑप्शन यहाँ पर भी आपके पास अवेलेबल है। एक्स सर्विसमैन की अगर हम लोग बात करें तो 3 ईयर्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज ऑन द क्लोजिंग डेट, ठीक है। यानी कि आप जब अपने सर्विस से रिटायर्ड हुए थे तो उसके बाद 3 साल के बाद की बात हो रही है। उसके बाद और बात करें हम लोग तो नेक्स्ट है विडो डिवोर्स्ड और वुमेन के लिए अगर हम लोग देखें तो अप टू 35 ईयर्स, वो 35 साल तक भर सकते हैं। SC ST की अगर कोई विडो है, डिवोर्स्ड वुमन है, ठीक है, जो और कोई विमा ऐसी है जो अपने पति से अलग होकर रहती हैं, अलग से रहते हैं वो, दैट मीन्स अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहते हैं, उनसे अलग हो चुके हैं, जिनको हिंदी में बोलते हैं परित्यक्ता, अबेंडन हो चुके हैं वो एक तरीके से, तो उनके लिए ये रिलैक्सेशन अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो ये जाएगा यहाँ पर
अप टू 40 ईयर्स, यानी कि 40 साल तक वो इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बट कंडीशन उसमें ये रखी गई कि आपका फिजिकल स्टेमिना या फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ठीक होनी चाहिए, आपकी फिजिकल एबिलिटी ठीक होनी चाहिए, आप फिजिकली फिट होने चाहिए उस चीज़ को लेके। क्योंकि आप पुलिस में जाओगे तो नॉर्मल सी बात है, उस चीज़ के लिए जो बेसिक नीड है वही यही है। उसके बाद में आगे चले हम लोग ओबीसी के लिए 33 ईयर्स, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, ठीक है, ये सब अलग अलग है। तो आप इसमें, और डिपार्टमेंट कैंडिडेट अगर हो और SC ST में हो तो 35 ईयर्स तक भर सकते हैं। मैंने वहाँ उससे पहले 30 तक के लिए बताया था, लेकिन अगर वो किसी डिपार्टमेंट में है तो वो 35 ईयर्स तक जा सकते हैं, ठीक है। और इसमें काम की चीज़ क्या है अपने पास में, आ जाओ। सबसे मेन चीज़ इसमें होता है आपके पास में सिलेबस, देख लेते हैं सिलेबस क्या होगा आपके पास में। अभी देखिए, एक्स सर्विसमैन के लिए क्या क्राइटेरिया रखा है, किस किस को इन्होंने एक्स सर्विसमैन माना है, वो एक बार देख लें। इसमें एक्स सर्विसमैन में अगर इन्होंने बोला है कि आप किसी भी फोर्स से हो चलेगा, इनको चलेगा, दैट मीन्स आप आर्मी से हो तो भी चलेगा, नेवी से हो तो भी चलेगा, एयरफोर्स से हो तो भी चलेगा। इन्होंने ये नहीं कहा है कि आप किस पोस्ट पे होना चाहिए, सबसे ठीक बात है इसमें। तो आप किसी भी पोस्ट से रिटायर हुए हो तो शायद वहां तक, अभी तक इसको एक बार देख लेते हैं हम लोग। और उसके अलावा इंडियन यूनियन के आप और भी कोई चीज़ हो सकती है इसमें, इवन नॉन कॉम्बेटेंट के लिए भी हम लोग ये देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इसमें देखें और चलिए अब सीधा हम लोग चलते हैं, काफ़ी इस चीज़ के बारे में डिस्कशन हो चुका है ऑलरेडी, तो हम लोग सीधा आगे बढ़ जाएं। आगे चलेंगे हम लोग कहाँ पर, क्वालिफिकेशन के लिए। चलिए क्वालिफिकेशन का भी आ गया, डिस्कस कर ही लेते हैं साथ के साथ ही। आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, यहाँ पर परसेंटेज का कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि आपको ये नहीं देखना है इसमें कि 45% आपके रहे हैं। बहुत सी बार देखते हैं किसी एग्जामिनेशन में किसी बच्चे को अगर फॉर्म फिलअप करना हो और वो देखता है कि उसके यूजी में सिर्फ 44 ही % है, 45 ही है, और वहाँ पर जो मांगी हुई होती है वो 50+ मांगी हुई होती है, या ऐसा कुछ अलग अलग सबका क्राइटेरिया रहता है, बहुत सारे एग्जाम का अलग अलग लेवल रहता है। तो यहाँ पर ऐसा कोई फिक्स नहीं है, फिक्स नहीं है। तो इस चीज़ को लेकर आप प्लीज़ ध्यान रखें। तो आप भर सकते हैं, मतलब जो भी अपनी डिग्री कंप्लीट कर चुका है वो इसके फॉर्म को फिलअप करने के लिए एलिजिबल माना जाएगा, ठीक है। और देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कैसे अप्लाई करना है भैया, अगर आपको अप्लाई करना आता है तो खुद घर से बैठ के भी कर सकते हो, नहीं तो किसी ई मित्र वगैरह या कहीं पर भी आप जाके, कहीं पर भी आप जो आपके पास साइबर कैफे कहीं पे कुछ भी हो तो वहाँ जाके फॉर्म फिलअप को करवा लेना है। वो इतना कोई बड़ा इशू नहीं है, वो आप कर सकते हैं। फ़ी का पेमेंट भी वो कर देंगे, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। आगे और इसमें क्या खास बात है वो देख लेते हैं हम लोग। हाँ, एग्जामिनेशन सेंटर्स आप लोग देखिए भरना, बहुत सी बार वो ऑप्शन को लेके हम लोग कंफ्यूज होते हैं, तो प्लीज़ एग्जामिनेशन सेंटर आप इसमें से चूज कर लें। इसमें ऑलरेडी एग्जामिनेशन सेंटर दिए हुए हैं। तो जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पर राजस्थान में, तो राजस्थान में कौन कौन से सेंटर दिए हुए उन्होंने, जो राजस्थान में रहते हैं उनके नज़दीक में भोपाल है, ये MP के लिए है आपके पास में। और नॉर्दर्न में अगर आप देखोगे तो आपके पास ये इतने सारे कुछ अवेलेबल हैं, ठीक है। राजस्थान का नहीं दिया क्या उन्होंने, राजस्थान के लिए अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो इसमें अवेलेबल कहाँ है इसके लिए। चलिए वो कोई इशू नहीं है, वो मुझे अभी नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, उसकी बात कर लेंगे हम लोग। एक बार उसमें चेक कर लेना आप लोग कौन कौन से उसमें सेंटर दिए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपकी चॉइस के आप लोग जो भी आपको सही लगे, जहाँ पे भी आपके लिए जो रीचेबल हो इजीली, वहाँ पे आप उसका फॉर्म भरना, ठीक है, वहाँ का सेंटर आप डालना। चलो अब सबसे पहले बात करें पेपर की। अगर हम लोग बात करें तो पेपर इसमें आपके पास 2 होने वाले हैं, ठीक है। उसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो आपके पास में आपका फिजिकल होगा और एक और आपका जो होगा टेस्ट वो होगा मेडिकल होगा। दैट मीन्स आपको 4 लेयर से गुजरना है, आपके पास 4 स्टेज हैं इस एग्जाम के लिए, तो आप चारों को क्वालिफाई करके निकलोगे तब जाके आपको मजा आएगा। फिजिकल टेस्ट की अगर हम लोग बात करें, मेडिकल की बात करें, तो ये सिर्फ क्वालिफाइंग होते हैं, इनके नंबर कहीं पर नहीं जुड़ते हैं, इनके मार्क्स कहीं पर भी काउंट नहीं होंगे। मार्क्स अगर काउंट होंगे तो आपके पास प्री और मेंस को लेके ही है, बस इनका ध्यान रख के चलना आप लोग, ठीक है। सबसे पहले बात करें तो SSC का जो जनरल पैटर्न है इसमें बिल्कुल चेंज नहीं किया। देखो अगर आप देखोगे तो पिछली बार से CGL का पैटर्न चेंज कर दिया था, लेकिन अगर आप देखोगे CPO तो CPO में कोई पैटर्न चेंज नहीं हुआ है। सबसे खुशी की बात यही है आपके पास में। अगर आप इसमें देखने की कोशिश करोगे तो आपके पास में जो पेपर 1 को लेकर अगर आप देखोगे तो आपके पास में वही रीजनिंग का जो सेक्शन है उसमें वही 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स से, दैट मीन्स एक क्वेश्चन आपके पास में 1 नंबर का हो जाएगा।
उसके बाद में जीके का जो सेक्शन है आपके पास में, अगर जीके की बात करूं मैं आपके पास में, तो जीके में भी सेम क्राइटेरिया, दैट मीन्स आपके पास 200 क्वेश्चन हो गए। क्वांटिटी में अगर आप देख रहे हो तो इसमें 50, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन को आप देख रहे हो तो इसमें भी 50 है आपके पास। दैट मीन्स 200 नंबर का आपके पास पेपर रहेगा, उसमें आपके पास में क्वेश्चन भी 200 ही आपको देखने को मिलेंगे। दैट मीन्स एक क्वेश्चन 1 नंबर का है आपके पास। और हाँ, माइनस मार्किंग होती है, इस चीज़ को ध्यान रखना। फिर उसके बाद में पेपर सेकंड, लेकिन उससे भी पहले, पेपर सेकंड होने से पहले एक बात का ध्यान रखना कि आपका फिजिकल होगा। यहाँ पर पेपर सेकंड तो होगा, ठीक है, मैंने मान लिया, लेकिन उससे पहले आपका फिजिकल होगा, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आपको यहाँ जाने के लिए, पेपर सेकंड देने के लिए, दैट मीन्स मेंस का आपको देने के लिए, इसके लिए तो आपको फिजिकल देना पड़ेगा, फिजिकल को क्वालिफाई करना पड़ेगा, तब जाके आप मेंस देने के लिए एलिजिबल माने जाओगे। ठीक है, अगर यहाँ डिस्क्वालीफाई हो गए तो फिर यहाँ नहीं जा पाओगे। ठीक है, इस वाले में अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो आपके पास जो मेन वाला है, इस मेन वाले में आपके पास में अगर आप देखोगे, सबसे खुशी की बात यही है कि जो बच्चा अगर इंग्लिश में थोड़ा सा प्रो है, ठीक है, उसका रीडिंग का कॉम्प्रिहेंशन अच्छा है, ग्रामेटिकल ठीक है, वो उसकी टर्मिनोलॉजी ठीक है, तो उस कंडीशन में ये मान के चलिए कि ये पेपर पूरा उन्हीं के लिए बना है। ठीक है, तो 200 में से 200 के 200 क्वेश्चन आपके किसके देखने को मिल जाएंगे? इंग्लिश के। सोचना ही नहीं है, अगर इंग्लिश अच्छी है, फाड़ के आओगे पेपर को, मस्त पेपर बनने वाला है आपका। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, आप लोग करें तैयारी इस चीज़ को लेके। और क्या क्या चीज़ इसमें, किसी के पास में अगर कॉलेज में आपके पास एनसीसी के सर्टिफिकेट हैं तो वो इसमें काफ़ी हेल्पफुल होंगे, उनके मार्क्स आपको मिलेंगे। जब आप के लास्ट में फाइनल मार्क्स निकल के आएंगे तो उसमें कुछ इसमें से एडअप हो जाएंगे। ठीक है, उनका क्राइटेरिया आप मैच कर लेना। सी सर्टिफिकेट होगा तो 5%, बी सर्टिफिकेट होगा आपके पास में एनसीसी का तो 3%, और ए सर्टिफिकेट होगा तो 2% का रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चंस की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें, टॉपिक वही सबके सिमिलर हैं, वही पुराने हैं, आप लोग चेक कर लेना इन चीज़ों को लेके। चाहो तो यहाँ से आप इनका स्क्रीनशॉट लेके भी अपने पास रख सकते हो एज इट। ठीक है, तो आपके पास में पेपर में ये अब पहले आपके पास में टॉपिक हैं, ठीक है, इनको समझना। ठीक, उसके बाद में जीके को लेके अगर हम लोग बात करें तो जीके में ये आपके पास टॉपिक होने वाले हैं। ठीक है, नेबरिंग कंट्रीज, इसको ध्यान रखना। अगर कोई बच्चा जो एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा है या किसी बैंक एसएससी को लेके बैठा हुआ है, तो उसकी सबसे जो खराब हालत होती है वो 2 जगह होती है, एक तो इंग्लिश में और एक जीके में। वो उन दोनों जगह मात खाते हैं, मैथ्स और रीजनिंग उनसे इजीली बन जाती है, लेकिन इंग्लिश में और जीके में थोड़ा सा उनको कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाती है। कुछ बच्चों को मैथ्स में लेके भी लेख होते हैं, तो प्लीज़ एक लेवल को लेके चलना उसमें। आपके पास बैंक और एसएससी की जब आप तैयारी करते हो तो उसमें खास बात ही हमारे पास ये होती है कि आपको स्पीड भी रखनी है और एक्यूरेसी भी मेंटेन करके चलना है, और दोनों को लेवल से लेके चलना है आपको। ठीक है, जीके में आप लोग टॉपिक प्लीज़ देख लेना एक बार, जीके काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद थोड़ा और आगे चलूँ मैं इसमें, तो क्वांटिटी एप्टीट्यूड वही आपके पास में, मिक्सचर एलिगेशन, टाइम डिस्टेंस, जो आपके पास नॉर्मल एसएससी का पैटर्न है वही रहेगा। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन की अगर हम लोग बात करें तो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में आप लोग देखना आपके पास में वही वोकेबलरी वाला सेक्शन सारा का सारा। ठीक है, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, और उसके अलावा वही आपका ग्रामेटिकल पोर्शन आपका ठीक कर लेना। इसमें बैंक में आपके पास कॉम्प्रिहेंशन ज़्यादा होता है एसएससी के कंपेरिजन में। ठीक है, पेपर सेकंड को लेके आप देखना सारा कुछ स्ट्रक्चर वही हुए। इंग्लिश लैंग्वेज विल बी बेस्ड ऑन एरर रिकग्निशन, एरर डिटेक्शन कंप्लीट करके जाना। फिलिंग इन द ब्लैक्स, ये आपके पास में यूजिंग वर्ब्स, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, सब ये टॉपिक पढ़ते हुए चलना। वोकैबुलरी, स्पेलिंग, मैंने आप हमेशा कहा है कि स्पेलिंग एरर के अलावा आप अगर देखोगे तो आपके पास एरर डिटेक्शन, और ये 2 टॉपिक तो ऐसे हैं जो आपको हमेशा दिखेंगे ही दिखेंगे, चाहे प्री की बात हो या मेंस की बात हो। और सबसे ज़्यादा दिक्कत जो बच्चों को अक्सर मैंने देखी है वो स्पेलिंग टेस्ट को लेके होती है। स्पेलिंग टेस्ट को बनाना सीखना ये आपके लिए बहुत अच्छी है। इसके लिए आपको अपना बोलना सुधारना पड़ेगा, स्पेलिंग भी सुधरेगी। ठीक है, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सेंटेंस कंप्लीशन, फ्रेजेस, ये सब आपके पास में अवेलेबल होगा। ठीक है, अब उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड की अगर हम लोग बात करें तो इसमें आपके लिए हाइट का दिया हुआ है और इवन आपके चेस्ट को लेके दिया हुआ है, तो प्लीज़ वो एक बार चेक कर लेना और उसी अकॉर्डिंग आप लोग अपनी मेहनत करना। और फिजिकल की तैयारी स्टार्टिंग से ही लेके चलना। आप यूँ सोचो कि पेपर क्वालिफाई होगा उसके बाद मैं फिजिकल स्टार्ट करूँगा, रनिंग स्टार्ट करूँगा, ऐसे बेवकूफ़ी बिल्कुल नहीं करनी अपने को। शुरू से ही आपको अपनी तैयारी रखनी है, मेंटेन रखना है उसको, ताकि जब लास्ट डेट आए, जब आपका एग्जाम का टेस्ट नज़दीक आ जाए या उस डेट आ जाए उसकी, तो उस दिन आपकी परफॉर्मेंस निकल के आनी चाहिए। ठीक है, ये आपके पास में है मेल कैंडिडेट के लिए ये। ठीक है, और फीमेल कैंडिडेट के लिए अलग अलग होगा।
आपके पास में फिजिकल में क्या क्या होने वाला है देखिएगा। आपके पास में 100 मीटर की रेस होगी, 16 सेकंड में पूरी करनी है, ठीक है। पहले इसमें क्राइटेरिया अलग अलग हुआ करता था, बट अभी आपके पास 2 रेस है। आपके पास 16 की है और एक 1600 किलोमीटर की, 1600 मीटर की है और एक 100 मीटर की आपके पास में 2 है। और एक आपके पास में लॉन्ग जंप होने वाला है, कितने का होगा, 3.65 मीटर का, ठीक है। इसमें 3 चांस मिलेंगे। अगर आप एक में नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं है, काम चल जाएगा, ठीक है। दूसरे में नहीं कर पाए, काम चल जाएगा। आपके पास तीसरे में तो आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर इस तीसरे में भी नहीं हुआ है तो फिर बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। अगर यहाँ कर लिया आपने तो काम हो गया। हाई जंप में भी आपको वही 3 चांस मिलने वाले हैं, ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस लेके चलना। शॉर्ट पुट की अगर हम लोग बात करें तो उसमें भी आपके पास गोला फेंक वाला जो होगा, तो उसकी अगर हम लोग बात करने वाले हैं तो उसमें आपके पास 16 LBS का आपके पास होगा। उसमें भी आपको सेम वही 3 चांस मिलते हैं, ठीक है। इनमें चांसेस नहीं मिलते हैं, ये एक साथ सबकी होती है। जब हमारी हुई थी तो उस टाइम पे भी उस कंडीशन में सबकी एक साथ ही हुई थी। कोशिश करना आगे आगे रह पाओ उसमें, क्योंकि एक बार जो पीछे उसमें रह जाता है तो फिर वो आगे निकल नहीं पाता है। तो शुरुआत से स्टार्टिंग अपनी बना के चलना, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट के लिए अलग है, उनके लिए 100 मीटर तो है ही, से 800 मीटर है। टाइमिंग का थोड़ा सा चेंज कर देंगे, वो यहाँ उनके लिए रिलैक्सेशन होता है। आगे चले हम लोग थोड़ा सा, और मेडिकल एग्जामिनेशन वो उसमें आपका कुछ काम नहीं है, वो खुद कर लेंगे, ठीक है। आई साइट की बात हुई है। आई साइट की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें तो आई साइट आपके पास में बिल्कुल क्या मांगी है उन्होंने, 6/6 मांगी है, और कुछ नहीं। आपको आपकी आई साइट बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपकी आई साइट में चश्मा लगा हुआ हो या ऐसा कुछ। पहले बच्चे कुछ सर्जरी करवा के ऐसे कुछ करवा के काम चला लेते, लेकिन इस बार उन्होंने उसके लिए भी थोड़ा सा मना किया है, ठीक है। ठीक है, ये छोटे मोटे हैं, ये आप कर लोगे सब। अगर वो निकल गए तो ये भी निकल जाएंगे, ठीक है। एंड देन बहुत सारी डिटेल है इसमें, आप लोग चेक कर लेना एक बार। क्या क्या आप जब अगर कहीं पर जाओगे तो आपको वेरिफिकेशन में क्या क्या काम आएंगे, सर्टिफिकेट वगैरह क्या क्या, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं। बट आपके पास न्यूज़ मेन थी, तो वो मैं चाहता था कि आप लोग कंप्लीट कर लेते, ज़्यादा बढ़िया रहता। तो चलिए, आज की जो हमारी इसकी बात थी वो तो यहाँ पर कंप्लीट होती है। हम लोग अब बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे, देखते इसमें और क्या खास बात अपने पास में है। ये आपके फॉर्म का अगर हम लोग देखें तो फॉर्मेट रहेगा। आप जब ऑनलाइन फॉर्म भरोगे तो ये उसके स्क्रीनशॉट है, आपसे आधार कार्ड वगैरह की पूछेगा, सब उसमें से डिटेल निकल के आएगी, सारा कुछ है। तो आप प्लीज़ इसको फिलअप करना। और हाँ, एक चीज़ और रहती है इसमें, फ़ोटो को लेके गड़बड़ रहती है, तो प्लीज़ वो गड़बड़ आप लोग मत करना। फ़ोटो को लेके अगर यहीं पर दिया होगा तो हो सकता है, मैं बताता हूँ आपको। इसमें कंडीशन बन के आती है फ़ोटो को लेके, कभी कभी कोई फ़ोटो ब्लर हो जाता है तो एक उसकी भी कंडीशन बन के आती है। आपका जो फ़ोटो होगा वो इस फॉर्मेट में होना चाहिए, इस कंटेक्स्ट में होना चाहिए। इसके अलावा इनमें से कोई फॉर्मेट आपने यूज़ कर लिया तो बिल्कुल ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए, ये तो बिल्कुल नहीं, इसमें से भी नहीं, ब्लर तो बिल्कुल नहीं, गॉगल्स तो बिल्कुल होनी नहीं चाहिए। आप ध्यान रखना, अगर आपने गॉगल्स यूज़ करी तो पक्का जाओगे भैया, आपका फॉर्म रिजेक्ट है, फाइनल रिजेक्ट है। अगर आपने गॉगल्स उसमें यूज़ कर ली है, देखिए गॉगल्स लगा के आपने अगर कोई फ़ोटो खिंचवाया है, इवन स्पेक्ट्स लगवा के भी आपने कोई फ़ोटो खिंचवाया है, तो आपका फॉर्म पक्का रिजेक्ट होने वाला है। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना। आपको गॉगल्स, स्पेक्टिकल्स नहीं यूज़ करने हैं, कुछ भी यूज़ नहीं करने हैं, उनके बिना ही, विदाउट आपको फ़ोटो खिंचवाना है। अपना फ़ोटो इन सब के बिना खिंचवा के आप अपलोड करें, तभी जाके वो एक्सेप्ट होगा, नहीं तो सीधा फॉर्म रिजेक्ट होगा आपका, फिर कुछ नहीं होता उसके बाद में, ठीक है। चलिए, तो ये आपके पास में डिटेल थी इस चीज़ को लेके। अब अच्छा, एक चीज़ और है, हाँ, ये आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं कि आपके पास BA है, BA ऑनर्स है, इनमें से आपके पास डिग्री कौन सी है, ये चीज़ आपके पास यहाँ पर है। आपके पास में अगर मैं बात करूँ यहाँ से, तो प्लीज़ अब मैं एक डिस्कशन और कर लेता हूँ आप लोगों से। हम लोगों ने यहाँ पर SSC के बैच लॉन्च किए हैं, आप चाहो तो उनमें एनरोल कर सकते हो अपने आप को, ऑनलाइन भी आप इस चीज़ के लिए ले सकते हो। रेजोनेंस का जो डिवीजन है रेजोमैक्स, वो केवल इसी बात के ऊपर फोकस करता है कि आप इन सबको लेके चलो। आपके पास जो इस टाइप के एग्ज़ाम होते हैं कहीं पर भी, तो उस कंडीशन में जब हम लोग बात करते हैं तो उनके लिए हम लोग मिरेकल बैच
लॉन्च करके रखते हैं। मिरेकल बैच की खास बात क्या होती है, आओ समझें। मिरेकल बैच हमेशा एग्जाम ओरिएंटेड हमारे पास में बैचेज होते हैं। जैसे कि बैंक का निकला है, उसमें भी आरआरबी का निकला है, तो उसके हिसाब से जो बैच चलता है, तो उसके लिए हम लोग एक अलग से बैचेज लॉन्च करते हैं, उनको बोलते हैं मिरेकल। अब सीपीओ का अलग से हम बैच जो लॉन्च करेंगे, तो वो किस नाम से रहेगा, मिरेकल के नाम से रहेगा, और ये एक्सपर्ट लेवल बैच होता है हमारे पास में, ठीक है। अगर कभी भी एग्जाम ओरिएंटेड हम लोग कोई बैच लॉन्च करते हैं, तो उसको हम लोग देते हैं मिरेकल नाम, ठीक है। एसएससी के लिए, बैंक के लिए, रेलवेज के लिए, या फिर अदर कोई कंपटीशन हो, तो उसके लिए हम लोग इस कंडीशन में चलते हैं। बाकी ध्यान रखें, इंग्लिश और हिंदी बाइलिंगुअल आपके पास में ये मिल जाएगा बैच, ठीक है। और सिलेबस की अगर हम लोग बात करें, तो किसी बच्चे को अगर थोड़ा सा सिलेबस को लेके इश्यू हो, तो प्लीज़ सिलेबस को आप लोग यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। आपके पास सिलेबस के लिए यहाँ से आपके पास रहेगा ही, तो आप आराम से, अगर किसी को लगे कि हमारा सर सिलेबस कहाँ से हो पाएगा, तो सिलेबस आपका यहाँ से हो जाएगा, कंप्लीट होगा, पूरा होगा, टेंशन नहीं लें, मस्त हो कि अपनी तैयारी पे ध्यान दें। आपके पास अभी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इनको यूज़ करें। और रेजोमैक्स की अगर हम लोग बात करें, तो रेजोमैक्स में हमारे पास बहुत अच्छी सी फैकल्टीज़ हैं सभी। इंग्लिश मैं खुद पढ़ाऊंगा हमारे पास में। अगर हम लोग बात करें, तो मैथ्स के लिए हमारे पास में है नरेश नागर सर हैं, ठीक है, उनकी बात करें हम लोग। फिर उसके बाद में और आगे हम लोग चलें, तो हमारे पास रीजनिंग में है मनीष सर, जीके में गिरधर सर हैं, ठीक है। सब अच्छे अच्छे हमने फैकल्टी यहाँ पर रखी हुई हैं, तो सारी फैकल्टीज़ आपके लिए डेडिकेटेड है। आप आएँ, ज्वाइन करें। अगर कुछ भी आपको दिक्कत आती है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में उसके लिए क्वेरी कर सकते हैं, आपको आंसर ज़रूर मिलेगा उस चीज़ के लिए। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। मन लगा के पढ़ें, जैसे भी पढ़ें, जहाँ से भी पढ़ें, पर पढ़ाई करें। हम चाहेंगे कि आप आगे बढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।